लेक्चर 11 मैथमेटिक्स सेकंड कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन हमारा चल रहा था। लास्ट लेक्चर में मैंने जिक्र किया था कि एग्जांपल 37 में अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। एग्जांपल 37 स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको एक इंटीग्रल कह रहा है सी जेड स्क्वायर माइनस 2z जेड प्लस 1 का स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 4 डी जेड और एक सर्किल दे रखा मोड जेड इज इक्वल टू 10। अब हमें ये देखना है कि हम इसका इंटीग्रल करने जा रहे हैं। एक तरफ तो हम सर्किल ड्रॉ कर लेंगे, तो सर्किल से हमें पता चलता है सर्किल का सेंटर 0 है, रेडियस 10 है, तो काफ़ी बड़ी रेडियस है। फिर हम इस फंक्शन को देखेंगे, इस फंक्शन का कोई दिक्कत तो नहीं है किसी पॉइंट पे इस फंक्शन को। अगर किसी पॉइंट पे इस फंक्शन को दिक्कत है तो वो पॉइंट हम कहाँ चेक करके देखेंगे कि वो पॉइंट सर्किल के अंदर है क्या। अगर सर्किल के अंदर वो पॉइंट ना हुआ तो इंटीग्रल की वैल्यू तुरंत 0 हो जाएगी। तो मैं देखता हूँ, मैंने एफ ऑफ जेड लिया, मैंने इसे अच्छे से फैक्टर किए, तो मुझे पता चलता है कि एफ जेड एनालिटिक नहीं है। किस किस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है? जेड इज इक्वल टू -1 पे से दिक्कत है, जेड इज इक्वल टू 2i पे दिक्कत है, और जेड इज इक्वल टू -2i पे। मैंने अच्छे से ये पॉइंट देखे, कोऑर्डिनेट सिस्टम के तौर पे बदल के देखे। -1 और 0 है, ये पॉइंट क्या है 0 2 है, ये पॉइंट क्या है 0 -2। अब ये तीनों पॉइंट आपके कहाँ पड़ रहे हैं? सर्किल के अंदर पड़ रहे हैं, क्यों सर्किल 10 रेडियस में बना हुआ है। देखो एक पॉइंट तो -1 0 तो ये पड़ रहा है, मैंने डबल सर्किल कर रखा। एक पॉइंट यहाँ पड़ रहा आपका 0, 2, ये कोमा है, ये क्या है 0, -2। मैंने एक को C1 नाम दिया, एक को C2 नाम दिया और एक को C3 नाम दिया। ठीक, तीनों पॉइंट हैं, मैंने लिख भी दिया। ऑल द पॉइंट लाई का हिंदी मीनिंग होता है पढ़ना। मैंने लिखा है, देखो मैंने लिखा है कि ऑल द पॉइंट्स लाई मैंने पढ़ते हैं, किस इस सर्किल में पढ़ते हैं। तो इसका मतलब इस सर्किल में पढ़ते हैं, तो ये इंटीग्रल 3 हिस्सों में टूटेगा। आप जब अब 3 हिस्सों में मैंने ये कर दिया, इधर आ जाओ आप। देखो ये इंटीग्रल था, 3 फैक्टर करे पहले, इसके 3 हिस्सों में तोड़ दिया। एक तो दिक्कत जेड इज इक्वल टू -1 पे, वो अलग कर दिया, बाकी सब ऊपर खींच लिया। एक जेड इज इक्वल टू -2 पे दिक्कत है, उसे यहाँ छोड़ के बाकी सब ऊपर खींच लिया। एक जेड प्लस 2i पे दिक्कत है, बाकी सब ऊपर खींच दिया। अब मैं इसके अंदर क्या अप्लाई करूँगा? कोची इंटीग्रल फॉर्मूला। मैंने कहा था ये देख लेना, हम इसके राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालते हैं। z-a अगर सिंगल है तो ये फॉर्मूला लग जाता है, z-a का स्क्वायर है तो ये लग जाता है। अब देखो मैंने पहले इंटीग्रल को तो I1 मान लिया, दूसरे को I2 मान लिया, तीसरे को क्या मान लिया I3। अब इन तीनों की मैं अलग अलग वैल्यू निकाल लूँगा। देखो अब यहाँ पे आप, मैंने पहले इंटीग्रल I1 की वैल्यू निकाल रखी। I1 का मतलब ये है, इसे इस तरह भी लिखा जा सकता है, लेकिन देखो इसमें नीचे स्क्वायर है, स्क्वायर होने की वजह से देखो ये फॉर्मूला लगेगा। ये एफ डैश जो ऊपर वाला फंक्शन होता है उसका डिफरेंशिएशन करो, 2πi से गुणा करो। तो देखो मैंने ये काम यही किया है, यहाँ पे 2πi से गुणा, पहले जो फंक्शन ऊपर की तरफ लिखा हुआ था उसका क्या कर दिया डिफरेंशिएशन, और z इज इक्वल टू -1 रख के आंसर निकाल दिया। फिर I2 निकालना, देखो चेक करो I2 में क्या करा, इसमें तो स्क्वायर नहीं है, इसमें सीधा हो जाएगा 2πi, और इस ऊपर वाले फंक्शन में z इज इक्वल टू 2i रख के आंसर निकाल लें। इसी तरह I3 में रखेंगे, उसमें भी स्क्वायर नहीं है, आंसर आ गया। उठा के सारी की सारी वैल्यू I1 की जगह I2 की जगह I3 के आंसर निकाले, 0 आ गया। अब ध्यान से एक चीज़ और देखनी है, मैंने नोट करके लिखा है कि ये जनरल फॉर्मूला लिखवाया था। इसमें n का मान अगर 2 रख देंगे तो पावर 3 आ जाएगी, n का मान 1 रखेंगे तो पावर 2 आ जाएगी। ये फॉर्मूला है, इसमें सारे डेरिवेटिव निकाले जा सकते हैं। ठीक है जी, ये आपका कंप्लीट हो गया। फिर अब एग्जाम्पल 37 से आगे चलते हैं। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल 38 देखो, नीचे वही है, सर्किल ले दिया, मोड z-1 इज इक्वल टू 1, सेंटर 1 है, रेडियस 1 है, ये बना दिया, सर्किल बना के ओके कर दिया। अभी देखा इसे किस किस पॉइंट पे दिक्कत है। इसे यहाँ इसे फैक्टर कर लिए, a³ - b³ के फॉर्मूले से फैक्टर कर लिए, ये आ गए। इसे 0 के बराबर रखूँगा जैसे तो दिक्कत स्टार्ट हो जाएगी। तो देखो z इज इक्वल टू 1 पे दिक्कत है एक, और एक यहाँ से फैक्टर करने के बाद पता चलेगा। तो आंसर कितना है आपका? इतना। तो इसमें से कितने पॉइंट पड़ेंगे इस सर्किल के अंदर? इस सर्किल के अंदर केवल एक पॉइंट पड़ता है, z इज इक्वल टू 1। ये 2 पॉइंट नहीं पड़ने के। क्यों नहीं पढ़ने के? देखो मैंने इनकी ड्राइंग करी है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से जैसे आप लगाओगे तो ये पॉइंट यहाँ और यहाँ पड़ेंगे। आप कहोगे गुरुजी कैसे आपने दिखाया? तो बेटे मैंने इस तरह दिखाया है, z इज इक्वल टू 1 तो 1 0 पॉइंट हो गया। ये पॉइंट किस तरह लिखे जाएंगे? इस तरह लिखे जाएंगे, ओनली z इज इक्वल टू 1 पॉइंट। ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम के तौर पे लिख लिया, क्योंकि √3 का मान कितना होता है? 1.71 होता है। मैंने तुरंत इधर की तरफ ड्रॉ हो गए बैक में। फिर मैंने 1 पे दिक्कत थी, अच्छा ठीक है 1 पे दिक्कत थी तो ये चीज़ है, लेकिन यहाँ पे भी हमारा क्या लगा हुआ है? z-1 का स्क्वायर लगा हुआ है, तो 2πi ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करके तब वो पॉइंट रखूँगा। इसी तरह भी इधर आ जाओ, एग्जाम्पल 43। इस 43 बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पेपर में आया हुआ है। उसने कहा pz इतना है, और उसने कुछ दिया हुआ है कि ये वाला ये तीनों इंटीग्रल किसके बराबर हैं? 2πi के। और आपको किसका मान निकालना? pz का कंप्लीट मान निकालना है। सर्किल आपको दे रखा है,
मोड जेड इज इक्वल टू 1। तो सर्किल मैंने ड्रॉ कर लिया पहले तो, ठीक। अब उसने कहा पहला इंटीग्रल 2πi के बराबर है, मैंने पहला इंटीग्रल 2πi के बराबर रख दिया, इसमें पी जेड का मान रख दिया। अब मैंने देखा इसे दिक्कत किस पे है, जीरो पे, और जीरो कहाँ पड़ रहा, सर्किल के अंदर पड़ रहा। तो इस इंटीग्रल का आंसर किस तरह निकाल दिया, कोची इंटीग्रल फॉर्मूला इस्तेमाल करके, 2πi a प्लस बी जेड प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2π, ठीक। फिर इसमें क्या करा, जेड जीरो रख दिया, तो ये 2πi a हो गया, 2πi ये 2πi से 2πi a का मान कितना आ गया 1। इसी तरह अब सेकंड इंटीग्रल लिया और ये 2πi लिया, इसमें क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। अब मैंने कहा था स्क्वायर के केस में क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करके तब वैल्यू रखी जाती है, 2πi दोनों साइड। इस इंटीग्रल का मान निकाल दिया, यहाँ से b का मान 1 आ गया। इसी तरह तीसरे वाले में क्या हो गया, ये देखो तीसरे वाला इंटीग्रल, इसमें पी जेड था, क्यूब था, तो 2 बार डिफ्रेंशिएशन करके तब मान रखेंगे, और बटे में 2 और आएगा, देख लेना वहाँ फैक्टोरियल 2 लिखा हुआ है। कैलकुलेशन काटोगे तो सी का मान 1, ए बी सी तीनों के मान कहाँ रख देंगे, पी जेड में रख देंगे, और पी जेड आपका कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह ये कंप्लीट हो गया। इस तरह आपका कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल के सारे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए और आपका कंप्लीट हो चुका है ये। अब हम बात करते हैं इसी यूनिट के 15 यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। 15 यूनिट का टॉपिक का नाम है आज टेलर और लॉरेंट सीरीज। सबसे पहले हम पावर सीरीज को पढ़ते हैं। किसी भी फंक्शन की पावर सीरीज कैसी होती है, तो मैंने लिखा ए सीरीज अबाउट पॉइंट जेड इज इक्वल टू 0 ऑफ द फॉर्म इज कॉल्ड पावर सीरीज ऑफ एफ जेड। अगर कोई सीरीज इस फॉर्मेट में लिखी हुई है तो इसे बोलते हैं पावर सीरीज। और ये खुलती कैसे है, इस तरह सिंबल दे रखा, लेकिन बनती किससे है पावर सीरीज, फंक्शन से बनती है। अब कोई पूछता है गुरुजी फंक्शन से कैसे बनाओगे पावर सीरीज, देखो मैंने एक ये बनाया है रीजन के अंदर 3 होल हैं। अब मुझे ये चेक करना कि कोई फंक्शन एनालिटिक है, तो चलो चेक करना तो एक अलग चीज़ होगी। अगर मैं इसके अंदर एक पॉइंट जेड जीरो दे दूं और आपसे ये कहूँ कि इसके अराउंड एक मैक्सिमम लेंथ का जितना बड़ा सर्किल बन सकता हो जिसमें फंक्शन एनालिटिक हो, सर्किल बना के दिखाओ, तो आप क्या करोगे, आप इस तरह कोशिश करोगे इस तरह सर्किल बनाने की। इससे बड़ा सर्किल नहीं बना सकते क्योंकि कभी नीचे उतर जा, कभी इसमें पहुँच जा, क्योंकि ये होल्स हैं। तो अगर किसी पॉइंट के अराउंड कोई ऐसा सर्किल बनाना है जिसमें फंक्शन क्या बन जाए, एनालिटिक, तो इसका मतलब हम उस पॉइंट के अराउंड क्या बना रहे हैं, एक पावर सीरीज बना रहे हैं उस पॉइंट के अबाउट। अगर पॉइंट के अबाउट पावर सीरीज बनाते हो, ठीक है ना, तो इसे हम क्या बोलते हैं, पावर सीरीज बोलते हैं। वो हमेशा इस फॉर्म की होगी, एक सीरीज बन के आएगी वहाँ पे, ठीक है, ये पावर सीरीज है। फिर अब बात आती है सर पावर सीरीज में क्या क्या चीज़ चेक कर सकते हैं। पावर सीरीज में हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस देख सकते हैं। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब ये है कि ये कितना बड़ा सर्किल कवर कर सकती है पॉइंट के अबाउट सीरीज आपकी, इसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। इसे निकालने के 2 फॉर्मूले, एक तो आर ये है, एक 1/r इज इक्वल टू दिस है। अभी दोनों फॉर्मूले कहाँ लगाते हैं, पहला फॉर्मूला वहाँ लगाते हैं जहाँ फैक्टोरियल वगैरह आ रहे हों, फैक्टोरियल में वैल्यू इस्तेमाल हो रही हो, तो वहाँ पे लगाते हैं। ये दूसरा फॉर्मूला तब लगाते हैं जब ए एन का स्क्वायर हो। अब ए एन कैसा होगा, ए एन यहाँ से निकलता है यहाँ पे। अब देखो सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला ये है। अब क्वेश्चन होता कैसे है, देखो क्वेश्चन इस तरह होता है जैसे उसने ये दिया, अंडरस्टूड है, ये पावर सीरीज है, सीधी सी बात है। इसे अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है तो इसे ढंग में लिख दो थोड़ा सा, और ढंग में लिख दिया, इस तरह लिख दिया। अब इसकी तुलना किससे कर लो, मेरी पावर सीरीज से कर लो जो मैंने ऊपर दे रखी है वाली, ठीक है। जैसे तुलना करोगे, देखो मैंने तुलना करने के लिए फंक्शन नीचे पावर सीरीज लिख दी। अब मुझे साफ पता चल गया ए एन का मान इतना, जेड जीरो कितना है 0, वो मैंने सब नोट कर लिया, ठीक। उसने कहा था इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल लो, तो इसका ए एन किस फॉर्मेट में है, फैक्टोरियल के फॉर्मेट में। तुमने कन्वर्जेंस निकालने के लिए, आर निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया है, पहले वाला, अगर फैक्टोरियल में हो, ठीक है। तो ये लगा दिया, ए एन तो उसने दे ही रखा था, ये ए एन तो उसने दे ही रखा था, मुझे क्या निकालना था, n+1 फार्मूले में रखने के लिए, क्योंकि इससे निकलता है फार्मूले से। तो एन का मान रख दिया, n+1 का कैलकुलेशन करी सारी, एन इनफाइनाइट रखा, तो मान इनफाइनाइट हो गया, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी आ गई, इनफाइनाइट। तो ये फॉर्मूला आपका इस्तेमाल होगा फैक्टोरियल्स के लिए, फैक्टोरियल्स के लिए इस्तेमाल होता है। अब इसी तरह एक क्वेश्चन ये आया, कह रहा है फाइंड करिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। इस क्वेश्चन की, इसे भी मैंने लिख दिया पावर सीरीज के फॉर्मेट में। ए एन का पता लगा लिया, जेड जीरो का पता लगा लिया। अब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालनी, यहाँ देखो ए एन की होल पावर कितनी आ रही है, एन, तो इसमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस किससे निकाल लूँगा, 1/r वाले फॉर्मूले से। क्यों, क्योंकि 1/n पावर कटते ही कट जाएगी इसकी पावर, तो पावर कटते ही इनफाइनाइट रखते 0, तो आर का मान कितना आ गया, 1/0 इनफाइनाइट आ गया। इस तरह कर सकते हैं। इसी तरह एक क्वेश्चन ये आया, कह रहा है इस पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल लो, इस तरह निकाल लिया। ये फैक्टोरियल आ रहा है इसमें, इसीलिए इसे इस तरह निकाल लिया। देखो मैंने यहाँ भी कैलकुलेशन कर रखी, इसकी कैलकुलेशन मैंने और नीचे दिखा रखी है, दोबारा से थोड़ी सी कैलकुलेशन
इस तरह भी ईजी कर सकते हो, बड़े आराम से करना है, कोई टेंशन नहीं लेनी किसी भी तरह की, ठीक है। इस तरह आप इसे कंप्लीट कर लोगे। देखो यहाँ पे भी हो गया, ठीक। अगर वो कहता है सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस निकाल लो, तो इसमें क्या करते, मान ली इसमें निकालना था सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस, तो कुछ नहीं करना था आपको, यहाँ पे लिखते आप जेड माइनस जेड जीरो तो जीरो है, और ये किससे छोटा कर देते ई, ये क्या हो जाता है इसका सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस, ये बन जाता आपका सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस, ये क्या बन जाता सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस बन जाता। आ रही समझ में बात, देखो ये चीज़ बन जाती सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस अगर आप इस तरह लिख देते। ऊपर तो है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, और ये क्या है यहाँ इस जगह सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस। इस तरह आपको करना है। आपका ये टॉपिक मैंने स्टार्ट कर दिया, इसके सारे सवाल आप पे हो जाएंगे, 4 एग्जाम्पल थे, 3 मैंने करा दिए, और आप करके देख लेना, कंटिन्यू करूँगा नेक्स्ट टॉपिक आगे का। ओके।